21 number point, that is trade receivable. Trade receivable. Trade receivable. So what does it mean? हम लोगों ने ये चीज देखा है कि जब जब हम किसी शॉप में जाते हैं, वहां पर जाकर कोई भी आइटम को खरीदने का खरीदते हैं, उसके लिए पैसे देकर बाद हमको आइटम मिल जाता है। मगर ऐसा केसेस भी होता है जहां पर हम उधारी लेके आ जाते हैं। क्या बोलते हैं कि बाद में देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे। तो फिर ये तो हम बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन दुकानदार वाला लोग या फिर कोई भी सेलर, कोई भी मार्केट में जाओ, कोई भी मॉल में जाओ, वहां पर तो बाकी में सिस्टम होता ही नहीं है। हम नॉर्मल लोकल स्टोर्स का बात कर रहे हैं। लोकल स्टोर्स में अगर तुम देखोगे तो जैसे तुम माल कोई भी आइटम्स कुछ खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट कुछ खरीदे, तो उस पे बाद तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मैं कल परसों या फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ इस सामान का पैसा क्लियर कर दूंगा, इस सामान का पैसा क्लियर कर दूंगा। तो फिर इस सामान का पैसा क्लियर करने के बाद मेरा ड्यूज खत्म हो जाएगा। मगर मगर जो सेलर है, उसको तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, उसको तो ये चीज रिमेम्बर रखना पड़ेगा कि इससे मुझको पैसा मिलने वाला है, इस पर्सन से मुझको इतना पैसा मिलने वाला है। तो उसको इसको याद रखने के लिए उसको एक फॉर्मेट बनाकर, एक नोट बनाकर, एक रिसीवेबल के तौर पर एक नोट बनाकर उसमें लिख देना पड़ेगा कि इस आदमी से मुझे इतना पैसा मुझे मिलेगा। मिलेगा कब मिलेगा? इन द नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक। ऐसा भी होता है, मुझे मिलेगा इस आदमी से। अब हो सकता है नेक्स्ट वीक बोला है, नेक्स्ट वीक ना मिले, नेक्स्ट मंथ मिलेगा। नेक्स्ट मंथ बोला है तो मंथ नेक्स्ट का नेक्स्ट मंथ हो जाता है, या फिर कभी कभार 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना भी हो जाता है। वो जो जो कस्टमर्स होता है, वो उसका फितरत में डिपेंड करता है कि उन लोग कैसे पेमेंट करता है। वो देगा या फिर उसको पूरा बैड डेप्थ कर देगा, एक खराब डेप्थ कर देगा, वो देगा ही नहीं पैसा। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो व्हाट डज ट्रेड रिसीवेबल मीन्स? ट्रेड, मैंने जो सामान बेचा, उसने वो सामान खरीदा और पैसा तो दिया नहीं, लेकिन उसमें उस पैसा को मुझे मिलेगा, रिसीवेबल, उस पैसा का मुझे मिलेगा क्योंकि उसके बदले मैंने उसे एक प्रोडक्ट या फिर कोई आइटम बेचा है। कॉल एज ट्रेड, वी कॉल इट एज ट्रेड रिसीवेबल। जब लिखते हैं हम लोग इसका मीनिंग अच्छे से लिखते हैं। सो अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स, अगेंस्ट against credit sales of goods and services, against credit sales of goods and services in the normal course of business activity.
normal course of business activity. Business activity. What does it includes? तो ये तो मैंने बता दिया कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है. अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स. Amount receivable against credit sales of goods and services in the normal course of business activities. क्रेडिट सेल्स क्यों? क्योंकि उधारी पे दे रहा है. क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एंड दैट्स वी कॉल एज ट्रेड रिसीवेबल. मगर इसमें भी दो चीज दो चीज इन्वॉल्व है, दो चीज इंक्लूडेड है. व्हाट डज इट इंक्लूड? पहला चीज है it include what does it include? It includes first one, that is debtor. First one, debtor. उधारी मिलेगा इससे मुझे. उधारी मुझे मिलेगा डेटर से. तो दैट इज वी कॉल एज, इससे मुझे उधारी मिलेगा, मेरा जो पैसा है वो मुझे मिलेगा, हेंस वी कॉल इट एज डेटर. इट मीन्स द कस्टमर हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो कस्टमर को, इस कस्टमर से मिलेगा, बट वो पैसा किस चीज के लिए मिलेगा? उसके लिए मिलेगा जो मैंने उसको क्रेडिट पर गुड्स और सर्विसेज बेचा है, उसके लिए मुझे उस कस्टमर से पैसा मिलेगा. उस कस्टमर जो है वो कौन है? वो एक डेटर है. क्यों? क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलेगा, एंड हेंस वी कॉल इट एज डेटर. एंड हेंस वी कॉल इट एज डेटर. Customer who owes money. Customer who owes money to the business. To the business for credit sale of goods and services. Copied.
आई होप डन हो गया है। सेकेंड पॉइंट हम लोग चलते हैं। द टू चीज इस ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूडेड है। व्हाट आर दोस टू चीज? हम लोगों ने डिटेल लिखवाया। हम लोगों ने आप लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। डिटेल वो कस्टमर जिससे मुझे पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एक वही टॉपिक, वही चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था बार बार। बिल्स ऑफ एक्सचेंज accepted by debtor against which money will be received on a specified date in future. So what is bills receivable? Bills of exchange accepted by the debtor against which money will be received on a specified date in future. Against which money will be received on a specified date in future. We call it as a bills receivable. So वही चीज मैं बार बार बोलने का कोशिश कर रहा था कि ये बिल्स वो वही बिल्स है। मैं उसमें लिख दिया कि मुझे इस आदमी से इतने इस टाइम पर इतना पैसा मुझे मिलेगा। तो वो जो एक्सेप्टेड बाय डेटर है, अब वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। अगेंस्ट विच मनी विल बी रिसीव्ड, और दिस विल आप मुझे देकर देना, मैं उसके बदले पैसा दे दूंगा। विच money will be received on a specified date in future. So what that we call it, that we call it as a bills receivable. Bills receivable कि हाँ ये मुझे इस बिल्स से पैसा मिलेगा। किसे मिलेगा? उसी कस्टमर से मिलेगा जिसको मैंने उधारी पे सामान बेचा है। एंड दैट्स वी कॉल इट एज उधारी पे सामान बेचने वाला को मैं क्या बोलता हूँ? डेटर। पहले वाला में मैंने जो बताया था, पहले वाला केसेस में जो मैंने बताया था कि डेटर होगा, और डेटर का मतलब क्या होता है? मींस द कस्टमर हु ओज मनी टू द बिजनेस फॉर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Bills receivable is a bills of exchange accepted by the debtor against which money will be received on a specified date in future. And then you can understand the difference between debtor and bill receivable. Debtor में लिखने का जरूरत नहीं होता है, बिल बनाने का जरूरत नहीं होता है। नॉर्मली आप उसको बोलो कि मैंने कल परसों दे दूंगा, ठीक है कल परसों दे देना, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है? डेटर है, उससे मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। बट बिल्स ऑफ रिसीवेबल जो होता है ना, इसमें कल परसों नहीं, उसमें लिख दिया जाता है कि मैं कल नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या फिर 2 महीना बाद या 3 महीना बाद तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। और ये केसेस काफी हद तक अभी चलता है, बट काफी हद तक उतना ज्यादा नहीं भी चलता है, क्योंकि ये काफी थोड़ा आउटडेटेड प्रोसेस है, मेथड है। अभी तो खैर सब कुछ ऑनलाइन जैसा बन गया है, लेकिन बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले देता था,
बट अब जैसे कि काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी काफी सारा सोर्स में दिया जाता है। और तुम्हें ये चीज समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। डेटर कौन है? कस्टमर है, वही कस्टमर जिससे मुझे पैसा मिलेगा, अगेंस्ट विच मनी विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एंड हेंस वी कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल। आई होप सब लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कर ली कंप्लीट? कर ली कंप्लीट? तो चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है ट्रेड रिसीवेबल। तो कर लिया, पैसा मिलेगा, मगर मैं भी तो किसी का कस्टमर होऊंगा, कोई मेरा भी तो क्रेडिटर होगा, कोई मेरा भी तो, जिससे मेरा भी उधारी चलता है, क्योंकि सामान तो मुझे भी लाना पड़ता है। सामान लाकर जिससे मैं लाऊंगा उसे मुझे मुझे पैसा देना पड़ता है, और वो जब मुझे सामान भेजता है तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं भी उसे टाइम टू टाइम पैसा पेमेंट कर दूं। और अगर मैं नहीं करता हूं तो वो क्या रहता है, मैं एक डेटर कहलाता हूँ। किसके लिए डेटर कहलाता हूँ? उस कस्टमर, उस क्रेडिटर के लिए डेटर कहलाता हूँ। मैं भी किसी का कस्टमर हूँ, जो सेलर है वो भी किसी का कस्टमर है, उसका भी कोई ऊपर सेलर होगा जिसने उसको सामान भेजता है, सामान सप्लाई करता है। चलो हम लोग लिखते हैं 22 नंबर पॉइंट। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड। सर ये ट्रेड के बाद क्या लिखा सर? ट्रेड। पेबल। अच्छा सर पेड। थोड़ा लैग हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा लगता है तुमको। हम यहाँ के, लेकिन इसको पकड़ने में टाइम लग रहा है, तो एक प्रॉब्लम इसी में आ रहा लगता है। थोड़ा पुराना फोन है, रैम तो काम नहीं कर रहा। Yes, of goods and services. नहीं, लैपटॉप तो नहीं है, तो नॉर्मल से कर रहे हैं हम। ये J2 फोन से हो रहा है, याद है J2, बस इससे ही चल रहा है मेरा। गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट पेबल against credit purchase of goods and services. In the normal course of business,
So what does it we mean by what does we mean by ट्रेड पेबल? ट्रेड रिसीवेबल जैसा था, पैसा मिलने वाला है, उसी तरीके से ट्रेड पेबल भी है, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. So amount payable against credit purchase of goods and services in the normal course of business. So जैसे कि हम लोगों ने डेटर पढ़ा था, डेटर, तो उसी तरीके से क्रेडिटर भी वही चीज है कि उसने मुझे क्रेडिट पर माल बेचा है, तो वो तो मेरा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसने मुझे क्रेडिट पे माल सेल किया और मैंने उससे क्रेडिट पे माल खरीदा है, तो वो तो मेरा क्रेडिटर हो गया, मैं उसका डेटर हो गया. वो मेरा क्रेडिटर, मैं उसका डेटर. सो क्रेडिटर मीन्स इट मीन्स द सप्लायर, जिसने मुझे सामान को, प्रोडक्ट को, आइटम्स को सप्लाई किया है. इट मीन्स द सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स एंड सर्विसेज. Supplier from whom goods and services purchased जिस सप्लायर से मैंने गुड्स और सर्विसेज परचेज किया, किस पे किया? ऑन क्रेडिट फॉर विच बिजनेस इज ओइंग मनी. For which business is owing money. So what does it mean? It means a supplier from whom goods and services purchased on credit for which business is owing money. ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने इससे गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा फ्रॉम द क्रेडिटर ने मुझे माल सप्लाई किया ऑन क्रेडिट फॉर विच बिजनेस इज ओइंग मनी, और ये बिजनेस उसे पैसा पेमेंट करना है. इट एज क्रेडिटर, वी कॉल इट एज क्रेडिटर. डेटर था, सिमिलरली ट्रेड पेबल में क्रेडिटर आ गया. अब जो है पेबल था, उसी तरीके से बिल्स पेबल आ जाएगा. जैसे उसमें बिल्स of exchange accepted by the debtor against which money will be received on a specified date in future. So it's like that bills payable, it is also bills of exchange only, which is accepted by the enterprise against which money will be paid on a specified date in future. So I am the debtor
of whom I am the debtor of the creditor. क्रेडिटर ने मुझे सामान सप्लाई किया है, तो उसको उसको मुझे पैसा देना है। मतलब मैं उसे पैसा दूंगा। किसको दूंगा? क्रेडिटर को दूंगा। किस फॉर्म में दूंगा? जैसा भी फॉर्म हो। बट जो बिल्स पेबल है, ये मेरा क्या है? ये मैंने एक्सेप्ट किया है। एंड हेंस सिंस मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं इस तारीख पर उस क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करूंगा। बिल्स रिसीवेबल जो था वो कस्टमर ने एक्सेप्ट करता था। तो कस्टमर यहाँ पर कौन है? कस्टमर यहाँ पर मैं हूं। मैंने बिल्स को एक्सेप्ट किया, उसने बिल्स इशू किया था, तो क्रेडिटर जो था उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, मेरे लिए बिल्स पेबल। उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, मेरे लिए बिल्स पेबल। जब मैं क्रेडिटर था और मैं बिल्स रिसीवेबल इशू कर रहा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा था, किसके ऊपर इशू कर रहा था? डेटर के ऊपर इशू कर रहा था। तो उस वक्त मैं क्रेडिटर था और दूसरे कोई था डेटर। आज मैं डेटर हूँ, दूसरा कोई है क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मैं भी बिजनेस हूँ, मुझे भी कहीं से सामान खरीद के लाना पड़ता है। तो जब वो उसने बिल्स इशू किया, इट इज फॉर हिम, फॉर द क्रेडिटर इट इज अ बिल्स रिसीवेबल, एंड फॉर मी इट इज बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। And hence we will write the definition of bills payable, that is bills of exchange accepted by the enterprise. Bills of exchange accepted by the enterprise. Accepted by the enterprise against which money will be paid. So accepted by the enterprise against which money will be paid on a specified date in future. Bills of exchange accepted by the enterprise against which money will be paid on a specified date in future. I hope you all have written this definition of bills receivable. चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दैट इज ए कॉस्ट। It indicates the कॉस्ट का मतलब तो देख के ही समझ में आ जाता है। किसी चीज का कॉस्ट, किसी चीज का प्राइस, किसी चीज का एक्सपेंस, इसका कॉस्ट ये है और इसको मुझे इतना पैसा लगेगा,
इसका कॉस्ट ये है और इस पर मुझे इतना पैसा लगेगा, इसका कॉस्ट ये है, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इतना पैसा लगेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इतना पैसा लगेगा, and where we call cost, it indicates, that is, it indicates it indicates the amount of expenditure incurred on an attributable it indicates the amount of expenditure incurred on expenditure incurred on, किसी चीज पर मैंने कुछ खर्च किया, कुछ स्पेंड किया, कुछ एक्सपेंड किया, कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चा किया, कुछ पैसा खर्चा किया, उस खर्चा जो किया ऐसे तो नहीं खर्चा कर दिया, उस चीज का कुछ कॉस्ट होगा, कुछ आइटम का कुछ कॉस्ट होगा, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500, 1000, 10,000, कुछ भी कॉस्ट हुआ, उसका कॉस्ट के ऊपर मैंने खर्चा किया, तभी मुझे वो प्रोडक्ट मिला। टू, 2 क्वांटिटीज हो या 3 क्वांटिटीज हो, कोई ना कोई कॉस्ट होगा। That is what we call it as, it indicates the amount of expenditure incurred, कितना खर्चा किया, उस पर कितना खर्चा किया, उस पर कितना खर्चा किया, on or attributable to a given product or services produced. To a given product or services produced. Or services produced. प्रोड्यूस की जगह एक और ऐसी वर्ड लिख लो ना, एक बार देखते हैं। एक अच्छा वर्ड लिख लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड। It indicates the amount of expenditure incurred on or attributable, एक अलग वर्ड है, or attributable to a given product or services produced, to a given product or services produced, or services produced or provided, services provided, to a given product or services provided. डन, लिख लिए ला। देखो सब कुछ तो मैंने बता दिया, खर्चा जो भी किया, चीज किया, सर्विसेज मिला कुछ मुझे, बार्बर ने मुझे सर्विसेज दिया। क्या सर्विसेज दिया? बार्बर ने मेरा हेयर कटिंग कर दिया, उस हेयर कटिंग के ऊपर मैं बार्बर मुझसे चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 100 रुपीज चार्ज किया। तो 100 रुपीज क्या है? उस सर्विसेज प्रोवाइड कराने का कॉस्ट है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने का, सर्विसेज प्रोवाइड कराने का कॉस्ट, कॉस्ट
of hair cutting. Cost of hair cutting. Hair cutting. Cost of hair cutting. Cost of hair cutting. डन. सब लोग लिख लिए होंगे. इजी चीज है यार, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. डन डन डन. नेक्स्ट 24 वाउचर. 24 वाउचर. वाउचर. पता जब भी कोई भी कहीं से भी सामान खरीदते हो, कोई मॉल से सामान, तुमको बिल के ऊपर ना वाउचर लिखा रहेगा. देखना, कोई शॉपिंग मॉल में जगह है, वहां पर कुछ सामान खरीदे, कुछ कपड़ा खरीदे, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे, वहां पर वाउचर मिलेगा तुमको. उस वाउचर में लिखा रहेगा ये सामान खरीदा गया है. उसे हम लोग बिल कहते हैं, बट एक्चुअल में वो एक वाउचर होता है. वो वाउचर क्या होता है कि एक एविडेंस के तौर पर हमें दिया जाता है. क्या दिया जाता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि इतना सामान मैंने पेमेंट किया है. उसमें लिखा हुआ था पेड पेड 1270 रुपीज, ऐसे करके लिखा रहता है. क्या आइटम्स का नाम लिखा रहता है, कितना आइटम्स खरीदा वो लिखा रहता है, कौन बेचा वो लिखा रहता है, एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग. जो लाइसेंस नंबर होता है वो सब कुछ उसमें मेंशन किया रहता है. उसमें उसका वेबसाइट मेंशन किया रहता है. मतलब जो जो चीज होना चाहिए सब कुछ मेंशन किया रहता है. तो वो एक्चुअल में क्या प्रूफ करता है कि मैंने उस स्टोर से उस शॉपिंग मॉल के अंदर में जो स्टोर था. शॉपिंग मॉल में तो सिर्फ एक स्टोर नहीं होता है, वहां तो 2 3 4 5 10 11 15 14 स्टोर्स होता है. हर एक किसी ना किसी स्टोर से मैंने गया, मैंने कोई आइटम परचेज किया, उसके बदले में उन्होंने एक वाउचर दिया, और वाउचर का हमें लिखा रहता है कि इस आइटम ने इतना इतना परचेज किया, इस पर्सन ने इतना इतना परचेज किया, इस पर्सन ने इतना इतना परचेज किया. इस पर्सन ने इतना इतना आइटम्स परचेज किया. बिग बाजार जाओगे, कहीं भी जाओ, कोई भी आइटम शॉपिंग स्टोर में जाओ, फैशन स्टोर जो भी हो, वहां पर तुमको ये चीज मिलेगा. तुमसे नाम पूछा जाएगा और तुम्हारा फोन नंबर भी लिया जाएगा. फिर जाकर तुम्हें वाउचर में तुम्हारा वो चीज लिखा रहेगा, तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, किसने बेचा वो लिखा रहेगा. वो तो लिखा ही रहता है. तो चलो हम अच्छे से
देख लिए, देख लो। कैश मेमो नहीं पता? साड़ी के स्टोर में जाते हो, साड़ी का स्टोर में जाते हो, कोई भी साड़ी का स्टोर, मम्मी साड़ी खरीदती है, तो जो बंदा बैठा रहता है वो क्या करता है, वो एक बिल बनाता है, उसमें लिखता है ये आइटम, ये साड़ी का नाम, साड़ी का जो भी है, जो भी कोड होता है वो लिखता है, और उसमें नाम पूछता है, वो नाम लिखता है। ऊपर में लिखना क्या लिखा रहेगा, उसमें में लिखा रहेगा कैश मेमो, ऊपर में लिखा रहेगा कैश मेमो। और तुम क्या करते हो, ये मम्मी क्या करती है, कैश पेमेंट करती है, और साड़ी फिर उनका हाथ होता है। इनवॉइस में कैश मेमो नहीं लिखा रहता है, बिल में कैश मेमो नहीं लिखा रहता है। कभी कभार जो कैश में हम लोग आइटम्स में को परचेज खरीदते हैं ना, तो उसमें कभी कभार बिल होता है या कैश होता है, इनवॉइस भी होता है। लेकिन जब कैश ही बोलेगा तो सिर्फ कैश मेमो, मतलब वहां पर सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन ही होगा, और वो बिल, वो ट्रांजेक्शन, जो तुमने सामान खरीद रहे हो, वो कैश मेमो में आ जाएगा। सभी वाउचर्स है, बिल भी वाउचर्स है, इनवॉइस भी वाउचर है, कैश मेमो भी वाउचर है। कैश मेमो भी वाउचर है, बिल भी वाउचर है, इनवॉइस भी वाउचर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया क्या? डिस्काउंट, इसको तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम रोज ही सुनते रहते हो। जोमैटो 50% डिस्काउंट, जोमैटो 50% डिस्काउंट, हर रोज ईमेल भेजता है। सुबह सुबह ईमेल भेजेगा, तो संडे मॉर्निंग इज वेरी लाइट, मेक इट अ बिग, enjoy 20% discount from us, enjoy। ऐसा बोलेगा कि ऐसा लग रहा है कि फ्री में खाना दे देगा। सही बोले कि नहीं बोले? कुछ बोलो, हेलो। सही बोले कि नहीं बोले? लाइव एग्जांपल, चलो लिखते हैं हम लोग इसको। अलाउंस और रिबेट कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन रेट परसेंट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये कोई अलाउंस है? हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि तुम इतना डिस्काउंट देंगे, हम देंगे तुमको डिस्काउंट। अलाउंस और रिबेट कैलकुलेटेड
at a certain rate percent. %20 flat discount. 20% flat discount. So what a discount is, allowance or rebate calculated on the certain rate percent on a price of goods sold. 20% flat discount. हो गया। आई होप आप कुछ समझाने की जरूरत नहीं है हमको। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है, पता है? ये जो डिस्काउंट मैंने बताया तुम, एक डिस्काउंट है जो कि तुम लोग रोज देखते हो, और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन करने का, मगर अकाउंट्स के टर्म में, अकाउंट्स में जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर दो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक डिस्काउंट। व्हाट डज इट मीन? हम लोग इसके बारे में कभी सुने नहीं होंगे। हम लोग सुने होंगे कैश डिस्काउंट के बारे में सुने होंगे। कैश पे लेने पर डिस्काउंट मिलेगा, कैश पे लेने पर डिस्काउंट मिलेगा, कैश पे लेने पर डिस्काउंट मिलेगा, इससे पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा, पेटीएम से पेमेंट करने पर कैशबैक मिलेगा, इससे पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 70% डिस्काउंट मिलेगा, 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, 18% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, मिनिमम ऑर्डर 1000 होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई? इतना ऑर्डर होना चाहिए, इतना ऑर्डर होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कभी नहीं सुने।
ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कभी नहीं सुने। चलो आज तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि हम लोग तो सब तरफ टीवी में, मोबाइल्स में और मॉल्स में जहां तहां दिखते हैं कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, बट क्या पता है, क्या आप लोगों को ये पता है कि जब कोई माल, कोई आइटम्स सप्लाई होता है फ्रॉम द सप्लायर, उन लोग भी एक डिस्काउंट देता है। वो डिस्काउंट हमको कभी पता नहीं चल पाता क्योंकि वो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ सेलर, जो रिटेलर्स होते हैं, जो सब कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो लोकल स्टोर के ओनर्स होते हैं, जो सामान लाते हैं, उनको ही सिर्फ मिलता है वो डिस्काउंट। वो एक्चुअल में होता है ट्रेड डिस्काउंट। हम लोग उसके बारे में कभी आज तक पता नहीं चला। वो ज्यादा बड़ा डिस्काउंट तो नहीं होता है, 1% 2% होता है, बट अगर कोई भी, अगर किसी दुकानदार से पूछोगे तो तुमको शायद इस चीज के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन एक नॉलेज के तौर पर तुम जान लो कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है दुकानदारों को, लोकल स्टोर ओनर्स को, या जो शॉपिंग मॉल में जो सामान बेच रहे हैं उन्हें भी मिलता है, क्योंकि वो भी तो कहीं से सामान लाते हैं। बिग बाजार में इतना सारा आइटम्स बेचता है, उन लोग कितना सारा डिस्काउंट्स देता है, पर वो डिस्काउंट लेते कहाँ से, वो डिस्काउंट देते कहाँ से? उनको भी बहुत सारा डिस्काउंट से सप्लायर देता है कि अगर आप इतना माल लीजिएगा तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इतना लीजिएगा आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा लीजिएगा तो डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर ज्यादा ज्यादा माल लेने पर आपको 1% 2% डिस्काउंट मिलेगा, 1% 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्या चीज के लिए डिस्काउंट मिलता है? बल्क आइटम्स, दैट इज, ये जो बल्क में अगर सामान खरीदने पर कौन खरीदेगा? ये नॉर्मल कस्टमर तो नहीं खरीद पाएंगे, ये फिर कौन खरीदेगा? ये रिटेलर लोग खरीदता है। बल्क पर सामान खरीदने पर हमको ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 1% 2% ऐसा करके डिस्काउंट मिलता है। ये 1% 2% तुम समझो मत कि बहुत छोटा डिस्काउंट क्यों दे रहा है, 2% में क्या मिल जाएगा। ये जब आइटम्स में आ जाएगा ना तो ये 10 लाख का आइटम्स या लाख लाख का आइटम्स हो जाता है। तो अगर लाख में अगर 1% या 2% भी मिल गया, 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। दो हजार, 1000, ये लाख 10 लाख में भी बदल जाता है तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है। ये अगर करोड़ में बदल जाएगा तो 1 लाख का डिस्काउंट हो जाता है। 10 करोड़ में बदल जाए तो 10 लाख का डिस्काउंट हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? 10 लाख मतलब समझ रहे हो? 10 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है। हमारे लिए बड़ा अमाउंट होता है, जो कस्टमर, जो सेलर है, जो रिटेलर्स है, उनके लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो क्यों ना खरीदे ज्यादा आइटम्स जब उनको 1 लाख रुपए डिस्काउंट मिलेगा? अगर 10 लाख का आइटम्स खरीदने पर या 1 करोड़ का आइटम खरीदने पर। एज इट सिंपल कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं लोग को मिलता है जो बल्क में आइटम्स परचेज करते हैं। आप भी परचेज करो अगर आपके पास उस तरीके का क्षमता है, बट परचेज करके करोगे क्या? वो सारा आइटम्स खराब हो जाएगा, क्योंकि आप तो उसको बेचोगे नहीं, आप तो उसे कंज्यूम करोगे। बेचने वाला आइटम कौन है? बेचता कौन है? बेचता तो रिटेलर है। एंड हेंस जो का शॉपकीपर होता है, जो स्टोर होता है, स्टोर ओनर्स होता है, वो बेचते हैं। तो वही सामान ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे। वो किससे खरीदेंगे? वो खरीदेंगे होलसेलर से। होलसेलर भी आइटम्स लाता है बड़ा बड़ा सप्लायर से। खरीदपुर बड़ा बाजार, आइटम से बड़ा आइटम है। वहां पर तुमको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। बड़ा बाजार में वहां पर तुमको बल्क में आइटम खरीदना पड़ता है, बल्क में आइटम खरीदना पड़ता है, तभी तुमको वहां पर डिस्काउंट मिलता है। और वो बहुत सस्ता में आता है, बहुत ज्यादा सस्ता में आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? वो सब ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। उनका रेट तो होता है कम, कि जिस आइटम, जिसको हम लोग कहते हैं होलसेल रेट, जिसको हम लोग कहते हैं होलसेल रेट, उनका रेट तो बहुत कम होता है। होलसेल रेट बोलता है इसको। क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा आइटम्स में खरीदते हैं, वो बहुत बल्क में खरीदते हैं, तो उनका रेट भी होता है होलसेल में। मगर कभी कभार उनको एक्स्ट्रा लुभाने के लिए अगर आप और एक्स्ट्रा खरीदोगे, अगर आप मान लो 10,000 यूनिट खरीदोगे, 10,000 यूनिट खरीदोगे, मान लो हम खरीदने गए 7,000 यूनिट, हमको इधर 7,000, बोले बोला कि अगर 10,000 यूनिट खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा 1% मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? वो डिस्काउंट मिलेगा। वो क्या है? वो एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट है।
वो एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब समझ आ गया, ट्रेड डिस्काउंट। हम लोग फिर इसके बाद, और एक कैलकुलेट किस पे होता है? और एक कैलकुलेट किस पे होता है? कैलकुलेट होता है लिस्टेड प्राइस। बेसिकली जिस प्राइस पर मुझे सामान बेचा जा रहा है, या फिर मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस, जो मुझे सामान बेचेगा। मैंने उसे कहा भैया कुछ और कम नहीं होगा, इतना ज्यादा आइटम ले रहे हैं। तो बोला कि अगर तुम 10,000 लोगे तो तुमको कम मिलेगा। मार्केट प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, उसमें लिस्ट में ये प्राइस लिखा रहता है, ये प्राइस मार्क किया रहता है कि इसका आइटम का प्राइस इतना है, इसका आइटम का प्राइस इतना है। एक और इसका नाम है कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग का पता समझे होंगे आप, जब भी घर में पेंट करते हैं, कैटलॉग देता है ना पेंटर वाला लोग, कि लिखिए इस कैटलॉग में आपको जो पेंट पसंद आए वो पेंट आप चूज कर लीजिए, और हम वो पेंट आकर कर देंगे। कैटलॉग में सिर्फ पेंट के बारे में नहीं होता है, कभी कभार सामान सप्लायर, बड़ा बड़ा जो सप्लायर्स होता है ना, बड़ा बड़ा जो खरीदार करता है, उन लोग कैटलॉग मांगता है। जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हम जो बात कर रहे हैं, जो कि बाहर से सामान लाता है, उनका तो बात ही कुछ अलग होता है। तो उन लोग कैटलॉग प्राइस के तौर पर सेलर से मांगता है कि आप क्या प्राइस में हमको माल बेचेंगे, कि हम वो ये आइटम्स लगेगा आपको, आपका कैटलॉग प्राइस है। वो कैटलॉग प्राइस को सेंड कर देता है कि भैया ये जो भी आप खरीदोगे इसका प्राइस ये है, आप इतना खरीदे, आपको इतना खरीदे, आपका प्राइस ये है। तो ठीक है, कैटलॉग प्राइस से मुझे मिल गया। बट मैंने कहा कि अगर मैं 10,000 यूनिट लोगे या 20,000 यूनिट लोगे, ज्यादा लोगे, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट इज एक्स्ट्रा व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आपको कैटलॉग प्राइस से डिडक्ट हो जाएगा, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस से कम जाएगा। ये हम लोग भी कर सकते हैं, पता है, ये हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन हम लोग के पास वो क्षमता नहीं है कि हम लोग इस इतना सारा आइटम्स खरीदे एक बार में। हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली एक तरीके का इनपुट फोर्स, या बोलोगे तो एनकरेज करता है आपको ज्यादा आइटम खरीदने पर। इंकरेज करता है, इंकरेज ऐसा करेगा कि एक नॉर्मल कस्टमर भी ज्यादा आइटम खरीद के ले आएगा। वो बोलेगा कि ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था मुझको, कि अगर इतना खरीदने पर इतना मिलेगा। अरे और भी सिंपल लैंग्वेज में बता देता है, एग्जांपल में, बाई 4 गेट 1 फ्री। बाई 4 गेट 1 फ्री। हम खरीदने गए 1, बोल 4 खरीदेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। दैट्स इट। हम खरीदने गए 1, बोला 4 खरीदेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। डिस्काउंट का मीनिंग है। हम खरीदने गए 7,000 यूनिट, बोला 10,000 खरीदने पर आपको 1% डिस्काउंट।
आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैं इसको मिटा दूंगा और मैं जो डेफिनेशन है वो लिखवाऊंगा। मैन्युफैक्चरर्स, it is deducted from catalog price
deducted from catalog price in the invoice, and net price is entered in the books of accounts. क्या बोलो इसमें क्या है? स्टार्टिंग से? अरे स्टार्टिंग तो बहुत आगे चला जाएगा। तुम बोलो कौन सा पेज में जाना है हमको? हम बोलो, हम पेज नंबर लिखता है, बोलो कौन सा पेज में जाना है? देख दो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करने बोल रहा है, on marked price or list price, it is deducted from catalog price in the invoice, and net price is entered in the books of accounts, and net price is entered in the books of account। जो दाम बोला गया है उसमें से कम कर दिएगा। ठीक है, आप इतना ले रहे हैं, कम कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और बस काम खत्म। मनी है। हो गया। सो व्हाट, क्या लिखा? इट कैन टेक इज आइदर इन कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधारी भी हो सकता है, बोलेगा कि नेक्स्ट मंथ पैसा मिलेगा, या फिर संग संग पैसा दे देगा, वो भी हो सकता है। लाउड।
so as to encourage purchase in bulk quantity. क्या पढ़ ले बोल ले समझ में आया? allow to as to encourage done लिख लिए? हम लोग अपना लास्ट टॉपिक में जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का जो लिखवाने का काम है वो काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग जाएंगे वो फंडामेंटल में हम लोग घुसेंगे। फंडामेंटल्स साइंस में पढ़े होंगे, फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में बहुत कुछ टेक्निक के हिसाब से क्या क्या चीज अप्लाई होता है, क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या फंडामेंटल्स फॉलो करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वाउचर, सेल्स, परचेज रिटर्न, एवरीथिंग आर कॉन्सेप्ट्स। पर अब जो हम लोग जाएंगे, जो इसके लास्ट पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, वो होगा फंडामेंटल्स, जिसको टेक्निक कहते हैं। और उस टेक्निक को फॉलो करके ही हम लोग अपना सम्स को बनाएंगे, अपना अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। So let's last topic of our this concepts. कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, मैंने उधारी पे माल खरीदा तो दुकानदार ने कहा कि बेटा 2 दिन में अगर पैसे पेमेंट कर दोगे, 2 दिन में अगर पैसे पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। हो सकता है मैंने दुकानदार से 2000 रुपए का सामान खरीदा, 2000 का 5% कितना होता है? 100 रुपीज, या फिर 100 रुपीज कम बहुत ज्यादा हो गया, 4% या 3%, जैसा दुकानदार का मन, उसके हिसाब से वो उसको कैश डिस्काउंट दे देगा। बट कब देगा? अगर वो 2 दिन में मुझे पैसा पेमेंट करता है तो 2 दिन, सिर्फ 2 डेज। हफ्ते भर बाद देगा, वीक के बाद देगा, तो कोई भी डिस्काउंट जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी डिस्काउंट जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर तुम बोलेगा कि हम वीक में ही पेमेंट करेंगे, मतलब एक हफ्ता बाद ही पेमेंट करेंगे,
तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तुम 2 दिन में पेमेंट करोगे, 2 दिन में पेमेंट करोगे तो 5% या 4% या 3% के हिसाब से तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज व्हाट कैश डिस्काउंट इज ऑल अबाउट। ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था बल्क परचेज के लिए, ट्रेड डिस्काउंट था बल्क परचेज के लिए। कैश डिस्काउंट है प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट था बल्क के लिए, कैश डिस्काउंट है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर तुम 2 दिन में पेमेंट कर दोगे तो तुमको 2% वीकली करोगे तो, और इसका मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या था, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में खरीदो, बल्क क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी। प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट, बल्क क्वांटिटी। चलो लिखते हैं इसको, इसका जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। Allowed by a trader to another businessman so as to encourage him to make prompt payment. Trader to another businessman encourage him
So it can take place only in cash transactions. कई ट्रांजेक्शन में तो होता नहीं है, तुम अगर पैसे पेमेंट करोगे तभी तुमको मिलेगा. कैश ट्रांजेक्शन it is recorded separately in the books of the accounts. In the books of the accounts, it is an expense to the person who allows discount on receiving cash. Who allows discount on receiving cash, and income to person who earns the discount. An income to the person who earns the discount. जिसने डिस्काउंट दिया उसके लिए तो ये खर्च लॉस हो गया ना, कि उसने जो बोला था उससे भी कम दिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दिया डिस्काउंट, उसके लिए थोड़ा लॉस है, थोड़ा एक्सपेंस है, खर्चा है, जिससे कि वो जल्दी पैसा उसे मिल जाएगा, कैश पेमेंट के लिए मिल जाएगा. और जिसने उसे दिया, जिसको मिला, उसके लिए लाभ है, उसके लिए इनकम है, क्योंकि उसको डिस्काउंट अर्न हो रहा है. जल्दी पेमेंट करने के लिए उसको डिस्काउंट अर्न हो रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है. An income to person who earns the discount. An income to person who earns the discount. Separately in the books of the accounts, it is an expense to the person who allows discount on receiving cash,
and come to the person who answers this. आई होप सब लोग लिख लिए होंगे। आई होप सब लोग लिख लिए होंगे। एंड देन सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बार जब हम लोग आएंगे तो फंडामेंटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल। इसके बेसिस पर हम लोग सब सम्स बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे। जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो सब रेगुलेशंस पढ़ेंगे। एंड देन तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।